Hello students, today we will discuss about anti-thyroid drugs. So anti-thyroid drugs आपके एग्ज़ाम में है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है. ओके, बट एंटी-थायराइड ड्रग्स पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपको यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन्स, इट्स रेगुलेशन, हाउ इट कैन बी सिंथेसाइज्ड. आपको ये सारी एक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन समझ पाओगे एंटी थायराइड ड्रग का. ओके, तो थायराइड ग्लैंड, व्हाट इज़ थायराइड ग्लैंड? तो थायराइड ग्लैंड इज़ a butterfly shaped gland which is located in front of neck just below the larynx. It secretes three hormones. The first one is thyroxine. It is denoted as T4 and it is also known as tetraiodothyronine. You can see ना कि T4, तो 4 means tetra. Okay, तो tetraiodothyronine. Second one is triiodothyronine. It is denoted as T3 and the next one is calcitonin. Calcitonin का जो फंक्शन है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम एवर ये टू हार्मोन्स T3 and T4 से. So T3 and T4 are secreted from the follicular cells of thyroid gland. On the other hand, calcitonin is secreted from the parafollicular cells of thyroid gland. So calcitonin is also known as parathyroid hormones. Okay, ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है. यहाँ पे हमें जो पढ़ना है वो T3 एंड T4 पढ़ना है. T3 एंड T4 क्या है? थायराइड हार्मोन्स है. T3 इज़ मोर पोटेंट देन T4. ओके, T3 मोर पोटेंट है T4 से, लेकिन जब सिंथेसाइज होता है तो T4 80% T4 होता है एंड 20% T3 होता है. ओके, तो जब मसल्स में जाएगा T3 एंड T4 दोनों जाएंगे. ओके, तो इन द साइटोप्लाज्म पता है कि सेल में जैसे ये एंटर करेंगे तो इन द साइटोप्लाज्म T4 इज़ कन्वर्टेड इनटू T3. ओके, देन T3 इज़ एंटर्स इनटू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के साथ T3 ही इंटरेक्ट करेगा एंड T3 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. T4 का रोल नहीं है, इसलिए T4 बोला गया है कि इनएक्टिव थायराइड हार्मोन्स है एंड T3 क्या है? ये एक्टिव थायराइड हार्मोन्स है. तो अब देखिए इसका आपको थायराइड हार्मोन्स का रोल क्या है. तो रोल अगर देखा जाए थायराइड हार्मोन्स का, तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं, इन्हांस कर देते हैं. लीवर में जाकर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाते हैं और बोन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ये सारे इनके फंक्शंस होते हैं थायराइड हार्मोन्स के. तो अगर थायराइड हार्मोन्स के लेवल ब्लड में कम हुआ या फिर बढ़ा तो आपको क्या दिखेंगे? आपको एबनॉर्मेलिटीज़ दिखेंगी. जैसे फॉर एग्जांपल बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, ये थायराइड हार्मोन्स का रोल है कि बोन की ग्रोथ कर रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा रहा है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है, इन सारी चीज़ों को बढ़ा रहा है, ओवरऑल जो सेल की ग्रोथ है उसे बढ़ा रहा है. ओके, तो इन केस अगर थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस कम हो गई तो क्या होगा? तो उसे बोलते हैं हम हाइपोथायराइडिज्म. तो उस केस में क्या होंगे? जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाएगी, सेल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी. ओके, तो ये जितने भी आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, मतलब जितना भी ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा रुक जाएगा. ओके, तो ये सारे आपके इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे हाइपरथायराइडिज्म में और हाइपोथायराइडिज्म में. मीन्स हमें क्या करना है, जो हमारा लेवल होता है ब्लड में उसे बैलेंस, T3 एंड T4 का जो लेवल होता है ब्लड में उसे बैलेंस करके रखना है. तो इसे बैलेंस करता कौन है? तो ये करता है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है जो डिटेक्टर का काम करता है T3 एंड T4 हार्मोन्स के, थायराइड हार्मोन्स के. ओके, जब थायराइड हार्मोन्स का लेवल ब्लड में कम होता है तो ये डिटेक्ट कौन करेगा? ये आपका हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा कि थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम हुआ है. देन इट रिलीज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स. ओके, तो ये आपका हाइपोथैलेमस क्या करेगा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स को एक्टिवेट करेगा या फिर आप ये कह सकते हो कि रिलीज़ करेगा. अब ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करेगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा.
तो आपने अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी हैं तो पिट्यूटरी में आपकी एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर 3 पार्ट्स होंगे पिट्यूटरी के, जो डिफरेंट हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ओके, तो आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स जितने भी हैं इन सबको रिलीज़ करता है। ऑन द अदर हैंड जो पिट्यूटरी आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो आपका ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करता है। ओके, एडीएच को करता है, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो जो ये जो आपका थायराइड हार्मोन्स है ये एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रेट करेगी। ओके, अब एंटीरियर पिट्यूटरी करेगी क्या, ये रिलीज़ करेगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को। ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज TSH। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को रिलीज़ किया। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड से जाके बाइंड करेगा। एंड थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, ये आपको आगे मैं पूरी सिंथेसिस आपको अभी दिखाऊंगी कि कैसे ये सिंथेसाइज होते हैं T3 एंड T4। यहाँ पे आप शॉर्ट में देख लीजिए कि जो थायराइड ग्लैंड है उसने सिंथेसाइज कर दिया T3 एंड T4 को। अब जो T3 है वो क्या कर रहा है, आपके टारगेट टिश्यूज़ पे जाके बाइंड होके अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, जो भी उसकी फंक्शनल एक्टिविटी है उसे परफॉर्म कर रहा है। आप एक दूसरा वे देख रहे हैं कि T4 इज़ कन्वर्टेड इनटू T3, तो ये मैंने आपको बताया ना कि T3 इज़ मोर पोटेंट देन T4, T3 इज़ एक्टिव, T4 इज़ इनएक्टिव, सो T4 इज़ कन्वर्टेड इनटू T3, देन T3 इज़ बाइंड विथ और combine with other tissues and perform their function। ओके, अब यहाँ पे ये तो हो गया थायराइड हार्मोन्स का काम क्या है, कैसे रिलीज़ हो रहा है। अब इन केस ये जो आपकी मसल्स हैं, टारगेट टिश्यूज़ हैं, ये थायराइड हार्मोन्स को बाइंड कराना या फिर यूटिलाइज़ करना बंद कर दें। जब ये यूटिलाइज़ करना बंद कर देंगे तो अब क्या होगा, ब्लड में लेवल बढ़ेगा थायराइड हार्मोन्स का। जैसे ब्लड में लेवल बढ़ता है फिर वापस से कौन डिटेक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ रहा है, तो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म वर्क करती है। ओके, जैसे लेवल बढ़ेगा तो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहाँ जाएगी, डायरेक्टली 2 पाथवे हैं, एक तो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस पे जाएगी, हाइपोथैलेमस को जाकर के इंडिकेट करेगी कि अब TRH जो है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज़ करना बंद करना है। ओके, स्टॉप कर देना है वहीं पे। और जो सेकंड है वो डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगी कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कर रही है, TSH को रिलीज़ कर रही है। TSH ही जा करके थायराइड ग्लैंड से बाइंड करके T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन्स को सिंथेसाइज कर रहा है। तो एक डायरेक्ट जो पाथवे है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके इनहिबिट कर देगी। ओके, ये जो आपका लेवल बढ़ेगा ये जा कर के नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड हार्मोन्स के फॉर्मेशन को रोक देगी। तो इस तरह से आपकी जो बॉडी है वो रेगुलेट करती रहती है थायराइड हार्मोन्स को। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी हमने पढ़ा कि लेवल को रेगुलेट होना ज़रूरी है, रेगुलेशन ज़रूरी है। कोई भी हार्मोन्स होंगे आपकी बॉडी को, सबका रेगुलेशन होता है। ओके, सबका रेगुलेशन होगा, आपका हाइपोथैलेमस सबको रेगुलेट करता है। ठीक है, अब देखिए इन केस रेगुलेशन नहीं हो पाता है, थायराइड हार्मोन्स का लेवल बहुत बढ़ गया है, अभी यहाँ से जो नेगेटिव फीडबैक जा रहा है ये नेगेटिव फीडबैक नहीं मिल पा रहा है, तो होगा क्या, लेवल बढ़ गया ब्लड में। ठीक है, जब थायराइड हार्मोन्स का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो आपको सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, अभी जो उसके फंक्शंस थे वो कुछ ज़्यादा ही परफॉर्म हो जाएंगे, मीन्स मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, एक एक्टिवेटेड स्टेज में आ जाएंगी। प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो रही है, बोन की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, तो इसे हम बोलते क्या हैं, इसे हम बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर मीन्स बढ़ जाना, थायराइडिज्म मीन्स थायराइड का लेवल। ओके, तो थायराइड का जब लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में तो कंडीशन हम बोलेंगे हाइपरथायराइडिज्म। इट इज़ ऑल्सो नोन एज थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरो मीन्स थायराइड, टॉक्सिकोसिस में टॉक्सिसिटी। तो जब टॉक्सिसिटी हो जाए थायराइड की, और इसे हम ग्रेव्स डिसीज़ भी कहते हैं।
ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं तीनों कि जब थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा तो होता क्या है, तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाता है, या फिर ग्रेव्स डिसीज़ हो जाती है। अब इनका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, तो इन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी थायराइड ड्रग्स देते हैं जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है। ओके, तो एंटी थायराइड ड्रग्स हम कब देंगे, हम थायराइड हार्मोन्स के लेवल को कम करने के लिए देंगे, और जो ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड है उसे हमें क्या करना है, उसे कम करना है, ठीक है, इनिबिट करना है। जो ओवर एक्टिव हो गया है थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रेशंस हो रहे हैं, तो हमें वहाँ पे क्या करना है, उसको जाके इनिबिट करना है। तो ये ड्रग्स क्या करेंगी, फाइनली ये T3 एंड T4 की रिलीज़ को इनिबिट कर देंगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, अपने आप जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा ब्लड में। दूसरी जो कंडीशन है वो है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, हाइपो मीन्स लो, ओके, या फिर कम होना, थायराइडिज्म मीन्स थायराइड लेवल। तो जब थायराइड का लेवल कम हो जाएगा तो इसमें दो कंडीशंस होती हैं। जब चिल्ड्रंस में हो जाता है तो उसे बोलते हैं क्रेटिनिज्म, ओके। जब एडल्ट में हो जाता है तो उसे बोलते हैं मिक्सोटीमा। इसे ट्रीट करने के लिए हम थायरॉक्सिन देते हैं, ठीक है। थायरॉक्सिन का यूज़ करके क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट किया जाता है। आजकल मार्केट में लीवोथायरॉक्सिन अवेलेबल है जो कि इंडिकेट किया जाता है हाइपोथायराइडिज्म में। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो सिंथेसिस कैसे होती है, सिंथेसिस कैसे होगी थायराइड हार्मोन्स की। क्योंकि जो एंटी थायराइड ड्रग्स हैं वो अगर थायराइड के लेवल को कम करेंगी ब्लड में, तो कहीं ना कहीं वो इनकी सिंथेसिस को इंटरफेयर करेंगी। इनकी सिंथेसिस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उन्हें जाके इंटरफेयर करेंगी, तभी तो आपका जो T3 एंड T4 है वो सिंथेसाइज होना बंद होगा, ठीक है ना, तभी आपका लेवल नॉर्मल हो पाएगा ब्लड में। तो देखिए इसका जो मैकेनिज़्म है इसे मैंने समझाया है, इसमें मैं आपको ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, उसे ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं आपको, शायद ज़्यादा आएगा आपको समझ में। आई होप कि आपको ये शो हो रहा होगा। देखिए ये होगी आपकी थायराइड ग्लैंड। अभी मैंने आपको बताया ना, बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर है आपकी थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। ये क्या है, आपकी थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड में क्या होगा, पैराफॉलिकुलर सेल्स होंगी, ये आपके फॉलिकल्स हो गए, ओके। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पैराफॉलिकुलर सेल्स का। ये आपकी क्या हो गई, पैराफॉलिकुलर सेल्स, सॉरी पैराफॉलिकुलर नहीं, फॉलिकुलर सेल्स होंगी, फॉलिकुलर सेल्स हैं आपकी। देन ये क्या है, ये आपका है ल्यूमेन। जो ल्यूमेन होगा फॉलिकुलर सेल्स का उसे हम कोलॉइड्स भी कहते हैं। कोलॉइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कोलॉइड्स का मतलब होता है जेल लाइक स्ट्रक्चर, ओके, या फिर जेल लाइक सब्सटेंसेस आप कह लो। तो जेल लाइक सब्सटेंस जो ल्यूमेन है इसमें क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ओके। ये आपका क्या है, फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये आपका ल्यूमेन है या फिर आप कोलॉइड्स बोलो। और ये जो आपका पूरा है इसे हम बोलते हैं थायराइड फॉलिकल, ओके। अब देखिए, अब हमने क्या किया है, फॉलिकुलर सेल्स से अभी आपको बताया ना कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं सिंथेसिस के लिए T3 एंड T4 की। तो चलिए हम बनाते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ये आपकी क्या है, फॉलिकुलर सेल्स हैं। ये हैं आपकी फॉलिकुलर सेल्स। अब देखिए होता क्या है, अभी हमने रेगुलेशन पढ़ा ना, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, TRH रिलीज़ कराया, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स। देन इसने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया ना इसने, एंटीरियर
पिट्यूटरी को। देन इसने क्या किया, TSH को रिलीज़ किया। TSH स्टैंड्स फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब ये जो TSH है ना, ये आकर के बाइंड कर जाएगा आपकी पैराफॉलिकुलर सेल्स से, ठीक है। TSH बाइंड करेगा पैराफॉलिकुलर सेल से। TSH क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, इस सेल में गया, ठीक है, सेल में जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा और फाइनली बनाएगा क्या, ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, तो TSH गया न्यूक्लियस में जाके ये करेगा प्रोटीन सिंथेसिस। और यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, ओके। एट द सेम टाइम जब ये थायरोग्लोबुलिन सिंथेसाइज हो रहा है, इसी सेम टाइम पे यहाँ पे आयोडाइड आ रहा है, एंटर कर रहा है। आयोडाइड जो है वो आपको डाइट से आपकी मिल रहा है, ठीक है। आपको पता है सॉल्ट से, वाटर से, जो भी सोर्स हैं आयोडाइड के। एक यहाँ पे सिम्पोर्टर होता है जिसको बोलते हैं सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। तो एज यू ऑल नो कि व्हाट इज़ सिम्पोर्टर, व्हाट इज़ एंटीपोर्टर, ये सब मैंने पहले भी आपको ऐसे पढ़ाया है कि सिम्पोर्टर, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर मीन्स सेम डायरेक्शन में एंट्री हो रही है आयोडाइड की विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन और आयोडाइड, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम आयन सिर्फ हेल्प कर रहा है आयोडाइड को एंटर कराने में, ठीक है, किससे, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर के थ्रू। अब ये जो आयोडाइड है अंदर आएगा, जो सोडियम है वो सोडियम पोटेशियम ATPase से क्या होगा, वापस हो जाएगा, ओके। तो आयोडाइड अब क्या होगा, आपका ये फॉलिकुलर सेल्स में आ गया। अब ये आयोडाइड यहाँ पे रिसेप्टर है पेंड्रिन, ठीक है ना, इसे बोलते हैं पेंड्रिन की हेल्प से। इसका नाम क्या है, पेंड्रिन। पेंड्रिन क्या करेगा, इस आयोडाइड को ल्यूमेन में ट्रांसफ़र करेगा, ओके। तो दिस आयोडाइड इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द ल्यूमेन विद द हेल्प ऑफ पेंड्रिन। यहाँ पे आ गया आपका आयोडाइड, ठीक है। अब जब ये आयोडाइड आपका ल्यूमेन में आएगा, अब ये ल्यूमेन में आने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, आयोडीन बना लेगा, ओके। अब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसका नाम है थायरोपेरॉक्सीडेज। थायरोपेरॉक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होगा, किसमें, आयोडीन में, ठीक है। अब ये जो आयोडीन है, ये जो आपका थायरोग्लोबुलिन है ना, थायरोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर क्या है, आप ये देखो, जो थायरोग्लोबुलिन है उसमें टायरोसिन रेसिड्यू है, ओके। टायरोसिन क्या होता है, एक फिनाइल रिंग OH अटैच, इसमें नंबर ऑफ क्या है, टायरोसिन रेसिड्यू हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है थायरोग्लोबुलिन का, ओके। ये है आपका थायरोग्लोबुलिन। अब ये जो आपका आयोडाइड बना है थायरोग्लोबुलिन, ये दोनों आपका कोलाइडल स्पेस में है। ये आपका ब्लड है, ओके। ये आपकी क्या है, फॉलिकुलर सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स। और ये जो आपका है इधर का ये जो पार्ट है जहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है, इसको ये है आपका ल्यूमेन या फिर आपका ये है कोलॉइड, ओके। ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, ये T3 एंड T4 यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं ल्यूमेन में। तो अब ये I2 से थायरोग्लोबुलिन क्या होगा, इन दोनों में आयोडिनाइजेशन होगा। क्या होगा, आयोडिनाइजेशन। आयोडिनाइजेशन में क्या होगा, आपका यहाँ पे आयोडीन अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए अब कैसे आयोडीन अटैच होते हैं यहाँ पे, तो ये आपकी लॉन्ग चेन हो गई प्रोटीन की, ओके। अटैच कर देते हैं, देख लीजिए। अभी मैं आपको एक बार और समझा दूँगी, नहीं आएगा समझ में तो आपको फिर से हो जाएगा रिकॉल। यहाँ पे हमने ओके, देखिए तो यहाँ पे आयोडिनाइजेशन होगा तो होगा क्या, यहाँ पे दो आयोडीन अटैच हो गए आयोडाइड, यहाँ पे एक हुआ, ओके, यहाँ पे दो हुए एंड यहाँ पे भी दो हो गए। यहाँ पे आपका जो आयोडीन है वो अटैच हो चुका है,
ठीक है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ, 1 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो मीन्स अगर आप देखोगे तो ये बन क्या रहा है, तो ये होता है जहाँ पे दो अटैच हैं उनको बोलते हैं डाई आइडो थायरोनिन। ओके, इसको बोलते हैं MIT मोनो आइडोथायरोनिन, इसको बोलते हैं डाई आइडोथायरोनिन, और इसको भी बोलते हैं डाई आइडोथायरोनिन। डाई मीन्स दो आयोडीन मॉलिक्यूल है ना, तो डाई, एक मोनो बनता है और 3 आपके क्या बनते हैं, डाई। ठीक है, आयोडीनाइजेशन के बाद जब आयोडीनाइजेशन हो जाता है फिर क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कपलिंग। कपलिंग मीन्स ये दोनों आपस में अटैच हो गए, ये दोनों आपस में कपल बना लिए, तो मीन्स ये आपका देखिए 2 एंड ये 1 3 हो गया ना, तो ये बनेगा आपका T3 एंड ये आपके 2 एंड 2 DIT और DIT मिलके क्या बनाएंगे, डाई, जब 2 मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, टेट्रा, तो यहाँ पे आपका बन गया T4। ठीक है, अब कोलाइड में आपका T3 एंड T4 सिंथेसाइज हो चुका है। अब ये क्या करेगा, अब ये इस फॉलिकुलर सेल्स में जाएगा, देन ये रिलीज़ हो जाएगा किस में, ब्लड में। ब्लड में रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, ये अपने जो भी ऑर्गन्स हैं जहाँ पे भी इनका एक्शन है पूरी बॉडी में, ये सर्कुलेट होकर के अपनी जो एक्टिविटी है उसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब ये T3 एंड T4 बन चुके हैं आपके। T3 एंड T4 जाएंगे कहाँ, तो ये आपके फॉलिकुलर सेल्स में गए, फॉलिकुलर सेल्स से ये T3 एंड T4 रिलीज़ हो गए। ठीक है, T3 एंड T4 रिलीज़ होने के बाद यहाँ पे होती है ब्लड में आपकी इसका नाम होता है आपका थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन। थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन ये क्या करती है, T3 एंड T4 को बाइंड करा देती है, बाइंड करके पूरे ब्लड में सर्कुलेट कराती है। ओके, तो ये आपकी बेसिक मैकेनिज़्म हो गई कि कैसे सिंथेसाइज होता है T3 एंड T4। अब देखिए एक्शन क्या होगा, तो आपकी जो ड्रग है वो एक्शन कैसे करेगी, ये आपका पहले ओवरऑल स्टेप देखिए। जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है आपका, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर से आयोडाइड आयन का आना। ठीक है, सेम टाइम पे आपका TSH यहाँ पे बाइंड कर रहा है फॉलिकुलर सेल्स में, थायरोग्लोबुलिन बना रहा है। ये जो आयोडाइड आयन पेंड्रिन की हेल्प से ल्यूमेन में आ रहा है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ थायरोपेरोक्सीडेज। यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये जो थायरोग्लोबुलिन है, थायरोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर क्या है, ये टायरोसिन अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग प्रोटीन होती है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स से ही आपकी प्रोटीन्स बनती हैं, ये आपको पता ही है। तो थायरोग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन है जो कंटेन कर रही है कौन सा अमाइनो एसिड, टायरोसिन। ओके, अब ये जो टायरोसिन कंटेनिंग थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन है, अब इसका आयोडीनाइजेशन होता है। तो आयोडीनाइजेशन के बाद होगा क्या, ये देखिए आयोडीनाइजेशन हो गया, इसके यहाँ पे क्या हो गया, आयोडीन मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए। और किस वे में अटैच हुए कि 1 DIT 1 MIT एंड DIT ये आपके इस वे में अटैच हो गए। अटैच होने के बाद यहाँ पे कपलिंग हुई। कपलिंग में क्या होगा, एक DIT एक MIT T3 फॉर्म करेगा एंड एक DIT और DIT T4 फॉर्म करेगा। देन T3 एंड T4 जब फॉर्म हो जाएंगे तो वो फॉलिकुलर सेल्स के थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू फॉलिकुलर सेल्स में जाएंगे। देन फॉलिकुलर सेल्स से वो वापस से ब्लड में जाएंगे एंड ब्लड में रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, ब्लड में रिलीज़ होने के बाद ये जो आपके ये फंक्शंस हैं इनके, ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे जाकर के अदर टिश्यूज़ में। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना T3 एंड T4 दोनों बन रहा है, तो T4 ज़्यादा बन रहा है T3 से, लेकिन T3 पोटेंट ज़्यादा है। पोटेंसी ज़्यादा किसकी है, T3 की। तो जब ये किसी भी मसल्स में जाएगा फंक्शन के लिए, T3 T4 दोनों जाएंगे। ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म में जाएगा तो T4 T3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इन न्यूक्लियस में जाएगा तो T3 जाएगा। पोटेंसी ज़्यादा है, ये एक्टिव भी है, तो ये जा कर के अपना फंक्शन जो भी है वो परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये आपकी हो गई बेसिक मैकेनिज़्म। अब एंटी थायराइड ड्रग्स कहाँ कहाँ पर काम करेंगी, तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, ये तो आप सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर ये इनहिबिटर्स होते हैं जो इनहिबिट कर देते हैं सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर को। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो आयोडाइड आयन एंट्री नहीं हो पाएगी इनकी फॉलिकुलर सेल्स में एंड फर्दर आयोडीनाइजेशन नहीं हो पाएगा, DIT MIT नहीं बन पाएंगे और ना कि आपका T3 एंड T4 बन पाएगा। ओके, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो आपकी क्या है, तो एक कैटेगरी क्या है जो इस
को जाकर के इनहिबिट कर देती है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर को इनहिबिट कर रही है, इनहिबिटर ऑफ सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर। सेकेंड कैटेगरी क्या है, जो थायराइड पेरोक्सीडेज को इनहिबिट करती है, ठीक है। जब थायरोपेरोक्सीडेज इनहिबिट हो जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगा। जब आयोडीन नहीं बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, थायरोग्लोबुलिन को आयोडीनाइजेशन नहीं हो पाएगा थायरोग्लोबुलिन का, ठीक है, एंड फर्दर T3 एंड T4 फॉर्म नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग है जो आयोडीनाइजेशन को भी इनहिबिट कर देती है, ओके। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो आयोडीनाइजेशन को इनहिबिट करती हैं। डी आयोडीनाइजेशन कहाँ हो रहा है, अभी मैंने बताया T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3। देखिए T3 कन्वर्ट हो रहा है, T4 कन्वर्ट हो रहा है T3 में। तो आप देख रहे हो 4 से 3 बन रहा है ना आयोडाइड, टेट्राआयोडो ट्राईआयोडो। तो यहाँ पे एक आयोडीन क्या होगा, रिमूव होगा। जब एक आयोडीन यहाँ पे रिमूव होगा तो आपका एंजाइम क्या होगा, डी आयोडीनेज, ठीक है, डी आयोडीनेज एंजाइम। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो इसी को इनहिबिट कर देती हैं, तो ये इनएक्टिव वाला क्या होगा, ये अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरीज हैं। एक और कैटेगरी है जो कपलिंग को ही इनहिबिट कर देती है। जब यहाँ पे कपलिंग नहीं हो पाएगी तो भी T3 एंड T4 फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो एंटी थायराइड ड्रग्स हैं वो इन्हीं मैकेनिज़्म पे बेस्ड हैं, ओके। ऐसे ही अपना रोल परफॉर्म करती हैं। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे समझाया। बाकी मैंने आपके एग्ज़ाम में बनाने के लिए थोड़ा सा इजी सेलेक्ट कर लिया है, अभी आपको दिखेगा नोट्स में, ओके। चलिए अब आपको इसमें स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। तो फर्स्ट क्या है, इसको बोलते हैं ट्रैपिंग। ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है ना, ये तो फर्स्ट स्टेप क्या है सिंथेसिस का, ट्रैपिंग, ठीक। सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेप है। थर्ड स्टेप आयोडीनाइजेशन। फोर्थ स्टेप आपका कपलिंग, ठीक है। तो ये सारे इसके स्टेप्स हैं थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस के, और इन्हीं सारे स्टेप्स पे हमारी एंटी थायराइड ड्रग्स काम करती हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अपनी स्लाइड्स पे। ये आपको बनाना नहीं है क्योंकि मैंने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम ले लिया है जो आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आइए एंटी थायराइड ड्रग्स। तो एंटी थायराइड ड्रग्स, these are the drugs which lower the functional activity of overactive thyroid gland, okay. These are the agent used in the treatment of thyrotoxicosis. These two are same things, that is hypothyroidism को कम करने के लिए यूज़ की जा रही हैं, या फिर thyrotoxicosis क्या है, toxicosis, I repeat, toxicosis means toxicity and thyro means thyroid। जब थायराइड की ओवरडोज हो जाए या फिर थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगे, एंटी थायराइड ड्रग्स दोगे, ओके। सो नाउ व्हाट क्लासिफिकेशन क्या है एंटी थायराइड ड्रग्स का। तो फर्स्ट कैटेगरी एज ए अर्ली डिस्कस्ड की इनहिबिटर ऑफ हार्मोन सिंथेसिस, ओके। तो इनहिबिटर्स में क्या आपके आएंगे, जो हार्मोन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। तो ये आपके प्रोपाइल थायोयूरेसिल्स होंगे, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल। इनहिबिट आयोडीन ट्रैपिंग, तो आयनिक इनहिबिटर्स बोलते हैं। ये ड्रग्स क्या करेंगी, सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर को इनहिबिट करके आयोडीन की ट्रैपिंग को इनहिबिट कर देंगी फॉलिकुलर सेल्स में। एग्जांपल्स आर थायोसाइनेट, परक्लोरेट, नाइट्रेट। थर्ड वन इज़ इनहिबिट हार्मोन्स रिलीज़। अब हार्मोन्स रिलीज़ को इनहिबिट करने के लिए आप आयोडीन, आयोडाइड्स, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट दे दोगे आयोडाइड्स के। देखिए होता क्या है कि अगर आपने आयोडाइड्स या सोडियम पोटेशियम सॉल्ट दे दिया आयोडीन का, आपने बाहर से अवेलेबल करा दिया आयोडीन को, ठीक है। तो जब आपने बाहर से अवेलेबल करा दिया तो जो आपका हाइपोथैलेमस है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो हार्मोन्स जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उससे थायराइड हार्मोन्स नहीं सिंथेसाइज करेगा, ओके। तो ये भी एक तरीका होता है कि हम लेवल को कम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम नॉर्मल कर सकते हैं थायराइड के लेवल को। लास्ट कैटेगरी है आपकी डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। तो इसमें आपकी रेडियो एक्टिव आयोडीन्स आते हैं। ये क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड में जो टिश्यूज़ होते हैं ना, उसे जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब वो टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय होते हैं तो आपकी जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय होंगी, तो आपकी जो T3 एंड T4 की सिंथेसिस है वो ब्लॉक हो जाएगी,
ठीक है, वन बाय वन हम देखते हैं इसमें। इनिबिटर्स ऑफ हार्मोन सिंथेसिस में आपकी ड्रग्स आएंगी, मेथिमाजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? फर्स्ट है, इनिबिट करते हैं थायराइड परऑक्सीडेज को विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। मैंने आपको बताया सिंथेसिस में कि आयोडाइड एंटर करने के बाद क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है आयोडीन में, तो ये क्या करेंगे, उस ऑक्सीडेशन को इनिबिट कर देंगे। सेकंड क्या है कि ये आयोडीनाइजेशन जो हो रहा है टायरोसिन का, उसको इनिबिट कर देंगे। ओके, थर्ड क्या है, ये कपलिंग को भी इनिबिट कर देते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि इनका जो है वो मल्टीपल मैकेनिज़्म है, ये हर एक स्टेप को जाके ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। जो हार्मोन सिंथेसिस इनिबिटर्स हैं ये हर एक स्टेप को जाके ब्लॉक कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सोडियम जो आयोडाइड सिम्पोर्टर है ये आयोडीन की ट्रैपिंग को ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, ट्रैप्ड होने के बाद ये जितने भी स्टेप्स हैं सबको ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, इसे हम ये जो आपकी इनिबिटर्स ऑफ हार्मोन सिंथेसिस होता है इसे हम थायोमाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। और किसी बुक में मतलब कि कई ऐसी भी बुक्स हैं जिसमें इनका नाम एंटी थायराइड ड्रग्स में सिर्फ इनको ही किया गया है क्लासीफाई, ठीक है, इन्हें ही इंपॉर्टेंट बताया गया है कि इन्हें ही एंटी थायराइड ड्रग्स कहते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, ग्वाइटर है ड्यू टू ओवर ट्रीटमेंट। अगर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हो जाता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेवल कम हो जाता है, ठीक है, और ग्वाइटर भी हो सकता है, इनलार्जमेंट हो जाता है जिसमें थायराइड ग्लैंड का। GI डिस्टर्बेंसेस आर कॉमन, स्किन रैशेस आर कॉमन, जॉइंट पेन भी हो सकता है। सेकेंड कैटेगरी है आपकी आयनिक इनिबिटर्स, इसमें आपके थायोसाइनेट एंड परक्लोरेट्स आते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये इनिबिट कर देंगे सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर को, ओके, देयर बाय इनिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ T4 एंड T3। दे आर वेरी टॉक्सिक सो दे कैन नॉट बी यूज्ड, दे आर रेयरली यूज्ड, वैसे यूज़ नहीं किए जाते हैं क्योंकि थायोसाइनेट्स जो होते हैं वो परक्लोरेट्स ये सब पॉइजनिंग भी कॉज करते हैं, ठीक है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी काम करते हैं, ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक शॉर्ट में आपको डायग्राम बनाया है, ये आप एग्ज़ाम में बना देना, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, समझाने के लिए था। देखिए, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर आयोडीन की ट्रैपिंग करा रहा है, ओके, आयोडीन ट्रैप्ड बाय द sodium iodide importer, then it is converted into iodine by the enzyme peroxidase, okay, then it iodize the thyroglobulin residue। थायरोग्लोबुलिन से क्या बनेगा आपका MIT DIT, T3 एंड T4 बनेंगे, ठीक है। फिर प्रोटियोलाइसिस होगी MIT और DIT T3 एंड T4 की, तो T3 एंड T4 है वो क्या होगा, वापस से ब्लड में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। पेरिफेरल टिश्यू में जाके T4 इज़ कन्वर्टेड इनटू T3। तो ये आपकी बेसिक मैकेनिज़्म है, आपकी ये ड्रग्स मैंने इंडिकेट की हैं, आप ये एग्ज़ाम में ज़रूर बनाइएगा कि जो आयनिक इनिबिटर्स हैं वो ये सिम्पोर्टर को इनिबिट कर रही हैं, प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड मेथिमाजोल परऑक्सीडेज को भी इनिबिट कर रही हैं, आयोडिनाइजेशन को भी इनिबिट कर रही हैं, ओके। और प्रोपाइल थायोयूरेसिल आपकी डीआयोडिनेज को भी इनिबिट कर रही है। तो ये आपकी कैटेगरीज़ हो गई। थर्ड जो कैटेगरी है आपकी आयोडीन एंड आयोडाइड्स हैं। तो आयोडीन है क्या, ये थायराइड हार्मोन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, आपने देखा ना, ट्राई आयोडो एंड टेट्रा आयोडो, तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके थायराइड हार्मोन्स का। इसे हम एंटी थायराइड ड्रग्स की तरह भी यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, ये एजेंट क्या करते हैं, ये थायराइड ग्लैंड का श्रिंकेज कर देते हैं। श्रिंकेज कैसे कर देंगे, बाहर से अवेलेबल हो जा रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड अब एक्टिव नहीं है होगी, वो T3 एंड T4 को नहीं बना रही है। जब वो नहीं बना रही है तो क्या होगा, उसमें श्रिंकेज हो जाएगा, जिसकी वजह से थायराइड रिलीज इनिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इन्हें हम फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायराइड ड्रग्स बोल सकते हैं, ठीक है। आयोडीन सॉल्ट यूज्ड इन थायराइड स्टॉर्म में, थायराइड स्टॉर्म क्या है, इसे हम सीवियर थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। एडवर्स इफेक्ट इन्फ्लामेशन हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, सलाइवेशन होता है, बर्निंग फीलिंग होती है माउथ में। लास्ट जो आपकी ड्रग है वो रेडियो एक्टिव आयोडाइड्स है, ये एडमिनिस्ट्रेट करते हैं इसे सोडियम सॉल्ट में, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व करके। ओरली जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरल है। तो रोल मैकेनिज़्म क्या है, तो ये जो 131 आयोडीन है
तो ये कॉन्सेंट्रेट हो जाती है थायराइड में जाके, इनकॉर्पोरेट हो जाती है कोलॉइड्स में। कोलॉइड्स आपने देखा जहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा था T3 एंड T4, सारे स्टेप्स जहाँ पे इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी कोलॉइड्स के साथ। देन इट इमिट गामा एंड बीटा रेडिएशंस विच डिस्ट्रॉय द थायराइड सेल्स। ओके, तो ये इनकी मैकेनिज़्म है और इन्हें हम हाइपरथायराइडिज्म में यूज़ करते हैं, ग्रेव्स डिसीज़ में यूज़ करते हैं, टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर में यूज़ करते हैं। इन सारी कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन्स को। अब गॉइटर में क्यों करते हैं, क्योंकि इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, तो सेल्स बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाती हैं वहाँ पे, तो उनके लिए क्या करेंगे, सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी, वहाँ पे जो भी टिश्यूज़ होंगे उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर का मतलब क्या है, टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर में भी यही होता है कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टाइप का बन जाता है सेल का, नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, ठीक है। इनलार्जमेंट इसमें भी हो जाता है, तो यहाँ पे भी इनका रोल होगा। बस आपका इतना ही है एंटी थायराइड ड्रग्स। थैंक यू। क्वेरीज़ आपकी हम क्लास ऑनलाइन क्लास में आपकी क्वेरीज़ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।